पर जिस तरह से आप प्रचार नरोत्तम मिश्रा उनका कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है वो प्रचार हो रहा है कि क्या हो रहा है। संतोष गौतम जी, आपके पास भी आता हूं। संतोष गौतम जी, दिग्विजय सिंह जी माफी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, और मुकेश नायक कहते हैं कि एक व्यक्ति थोड़ी टिकट देता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है हमारा। अवधेश नायक जी कहते हैं कि मैं दिग्विजय सिंह जी का सम्मान तो करता हूं लेकिन उनसे नाराज भी हूं। और उधर बीजेपी के गोविंद राजपूत जो हैं वो ऑफर दे रहे हैं खुलेआम। अवधेश नायक जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो लोग मिल रहे हैं आकर के हमसे, आए वो बीजेपी से ही हैं। तो बहुत सारे सवाल कांग्रेस के अवधेश नायक जी को लेकर के भी उठ रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। अगर दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि वो सॉरी फील करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि पिछली बार जब टिकट की बात हुई थी तो उन्होंने राजेंद्र भारती जी के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की थी चुनाव समिति के सामने। और जो मुकेश नायक जी कह रहे हैं उसमें भी कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो राय दी उस पर कलेक्टिव डिसीजन तो आखिर चुनाव समिति ने लिया होगा कांग्रेस की, तो कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं और वो जिसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, जिसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं आशुतोष तिवारी के ऊपर कि उनकी क्षमता नहीं है। दरअसल वो प्रदेश नेतृत्व को या राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिनको उनको लगता है कि उन्होंने टिकट काटा है, उनको सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि मैं उनसे बाद में निपटूंगा, अभी ये चुनाव तक निपट जाए, फिर देखते हैं चुनाव में फैसला क्या होता है। और अपने जो कार्यकर्ता है उनको किस प्रकार से वो मैसेज दे रहे हैं इनडायरेक्टली, उसको घनश्याम तिरोनिया जी भी अच्छी तरह मन में समझ रहे होंगे। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने की उनकी भूमिका है तो वो तो यही कहेंगे, और वो किसी एसपी को चुनौती नहीं दे रहे हैं अभिलाष जी, वो अपनी पार्टी के जो एसपी है, जो मुखिया है, उनको सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं वो कि हमें पता है कि एसपी साहब आपने हमारा टिकट काटा है ना, तो एसपी साहब अब ये चुनाव का परिणाम बताएगा आपको दतिया में कि क्या हमारी हैसियत है, ये वो दिखाना चाहते हैं साफ साफ तरीके से। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, समझ नहीं आ रहा है कौन कहां है। और ये सियासत तो आप समझते ही कि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाना होता है वो किसी को पता नहीं लग पाता। अवधेश नायक जी जो कह रहे हैं उस पर यकीन करें, या नरोत्तम मिश्रा जी जो कह रहे हैं उस पर यकीन करें कि मैं भूलता नहीं हूं एसपी साहब को चेतावनी सीधी। चल क्या रहा है सर, अंदर की सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो नरोत्तम मिश्रा की जो स्पीच थी, अगर उसका एनालिसिस किया जाए, उसमें दो बिंदु मुख्य रूप से उभर कर आए हैं जी। एक टिकट कटवाने वाली बात, दूसरा वहां की पुलिस पर आक्रमण जी। अगर इन दोनों बिंदुओं को समझें, टिकट कटवाने वाली बात तो उन्होंने इस रूप में कही है, शायद आपने क्या या दूसरे पार्टीज के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने क्या उसको रिप्रेजेंट किया है। उनका कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो है, या बीजेपी की जो नरोत्तम के सपोर्टर्स हैं उनमें नाराजगी तो अंदर दिख ही रही है, तो वो नाराजगी आशुतोष से ना रखें। यानी आशुतोष की हैसियत नहीं है कि वो मेरा टिकट काट सके, यानी टिकट काटने वाले लोग कुछ कोई और ही हैं और उन तक आप जा नहीं पाओगे। इसलिए एक मैसेज ये भी हो सकता है कि उन्होंने डायरेक्टली ये कहा हो कि आप आशुतोष से अपने दिल में कोई गिला ना रखें, एक चीज। दूसरी, उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, क्योंकि वहां पर जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं मीडिया, उससे ये पता लगता है कि कार्यकर्ताओं में इस बात से नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उन्हीं के अगेंस्ट इतने सारे लोगों पर केसेस रजिस्टर्ड हो गए। तो उन्होंने इसलिए कहा कि नहीं, मैं आपके लिए आज भी खड़ा हूं। एसपी को उन्होंने चेतावनी भी दी, और कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है या कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने कहीं ना कहीं व्यक्त करने का प्रयास किया है। अब मीनिंग्स पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि जो बोला जाता है उसके पीछे क्या होता है, ये सब हम आप सभी जानते हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की तरफ चलें तो दिग्विजय सिंह का पहले तो ये कहना कि मैंने टिकट काट दिया अवधेश का, ये कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी लेने की तरफ भी बात है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि मैंने टिकट काट, जैसे आपसे कह दूं कि मैं कि अभिलाष जी मैंने आपका टिकट काट दिया किसी को, तो आप तो मुझे क्या मानेंगे, क्या मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, आप जिंदगी में नहीं मानेंगे। फिर भले ही मैं सॉरी कहूं, कुछ भी कहूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह को देने की आवश्यकता की क्या थी? हालांकि उसको कहीं ना कहीं मुकेश नायक ने सही कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक आदमी टिकट काटने या देने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, ये कलेक्टिव डिसीजन हर पार्टी की होती है। लेकिन अब कहा यह जा सकता है कि जो दतिया का जो बायपुल है वो कहीं ना कहीं ये दोनों दलों में ये जो खींचतान है, इसके कारण एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है, और ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरी देश की राजनीति में, क्योंकि वहां से एक बड़ा
नाम नरोत्तम जैसे का टिकट कटना ही कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। ठीक। और इस घटनाक्रम पर पूरे देश की निगाह है कि क्या नरोत्तम का जो सपोर्टर्स है, हालांकि नरोत्तम 2023 में भी हारे, लेकिन उस सीट को अगर बीजेपी की किसी ने बनाया है तो वो नरोत्तम ने ही बनाया है। क्योंकि अगर आप इतिहास देखें तो केवल 1992 के बाद 1972 में और 1990 में ही केवल नरोत्तम के आने के पहले की बात कर रहा हूं मैं, जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी जीती थी। यानी कि जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ 2008 से वो 2003 ही बार हो पाया। और हालांकि फिर भी जब 163 सीट कांग्रेस की भाजपा की 2023 में आ रही हूं, उस समय नरोत्तम चुनाव हारते हैं। इतना कद्दावर चेहरा चुनाव हारता है। तो कहने का एक मिनट, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि उस चुनाव में ये जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो फाइट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि जो तीसरे कैंडिडेट हैं वो भी कहीं ना कहीं उन मतदाताओं पर अपना असर छोड़ सकते हैं जो कांग्रेस या बीजेपी को भी कुछ डेंट देगा। ठीक है, मैं वापस आता हूं, संतोष गौतम जी के पास आ जाता हूं। संतोष गौतम जी, यहां देखिए बहुत दिलचस्प मुकाबला शुरू हुआ है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात यह है कि पिछली दफे आपने नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता को हराया था और इस दफे नरोत्तम मिश्रा खुद मैदान में नहीं है, तो एक एज आपको मिलता है। जो दिक्कत होती थी कि बिखरी बिखरी सी कांग्रेस होती थी और बीजेपी एकजुट होकर लड़ रही होती थी, इस बार क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? क्योंकि अगर अवधेश नायक जी को आप सेटल कर लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। इस बार बीजेपी के बारे में लोग कह सकेंगे कि शायद वहां सब ठीक नहीं है, पर यहां दिक्कत ये हुई कि यहां भी अवधेश नायक जी की नाराजगी जो है वो गाहे बगाहे सामने आ रही है। आला नेता उसको लेकर के जब हरीश चौधरी से पूछा गया इस पूरे मुद्दे को लेकर, तो उनका जवाब बड़ा कैजुअल था। वो कह रहे थे कि कोई नेता कहीं भी आ सकता जा सकता है। तो उससे ऐसा लगता था, उससे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि बहुत चिंता नहीं है उनके आने जाने की उन्हें। नहीं, देखिए गलत इंटरप्रिटेशन होगा ये। मैं समझता हूँ हरीश चौधरी जी ने कहा कि हमारी पार्टी में पूरा सम्मान है अवधेश नायक जी का और हम पूरा सम्मान उन्हें देंगे। एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि अभी सत्यप्रकाश शर्मा जी ने जो विश्लेषण किया उसमें कहा कि जब 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई तब भी दतिया चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई नरोत्तम मिश्रा की कैंडिडेचर में। तो मेरा यह कहना है कि जब वैसी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जब इतनी विपरीत परिस्थितियों में थी तब भी दतिया सीट जीत गई थी। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है और अब दतिया सीट जीतेंगे हम। घनश्याम सिंह जी हमारे बहुत ही अच्छे प्रत्याशी मैदान में है, वहां के शुरू से बाशिंदे रहे हैं दतिया के और बहुत ही सौम्य छवि के व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कलेक्टिव डिसीजन जो कांग्रेस ने लिया है घनश्याम सिंह जी को उतारने का, वो भारी पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंतरकलह पर। यह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, चलिए वापस घनश्याम जी आपके पास आता हूं। घनश्याम जी, नरोत्तम मिश्रा जी देखिए सभी जानते हैं कि जितनी वो मोहब्बत रखते हैं उतनी अदावत रखते हैं और वो खुल के कह रहे हैं अब तो आप भी इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि मैं दोस्ती भी याद रखता हूं, दुश्मनी भी याद रखता हूं। और जिस नेता की तूती बोलती थी पूरे मध्य प्रदेश में, उसको उसी विधानसभा क्षेत्र में बैठ करके रोना पड़ जाता है। तो आपको लगता है कि वो ये सब भुला करके एक बीजेपी के फेवर में ही काम होगा उनका, और वो नरोत्तम मिश्रा तो कर लेंगे। उनके समर्थक जो उनको चाहते हैं, जो सड़कों पर आकर के रात भर हंगामा कर सकते हैं, वो अपने नेता का अपमान भूल जाएंगे क्या? चुनाव में एक साथ खड़े रहेंगे क्या? देखिए अभिलाष जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में कहा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के तपे तपाए ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उन्होंने वर्षों भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। और वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा, जैसे हमने उनका बयान भी सुना कि जीऊंगा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और मरूंगा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उन्होंने अपने वक्तव्य में, भाषण में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया मुझे, लगभग लंबे समय से मैं विधायक हूं, मंत्री हूं 3-3 बार, और उसके बाद में जब जैसा दायित्व मुझे दिया वैसा मैंने करने का काम किया। मुझे लगता है कि उनका ये बयान इन सब चीजों पर प्रकाशित करने वाला है। वो ध्येय निष्ठा के साथ में कमल के फूल के लिए काम कर भी रहे और भारतीय जनता पार्टी उनके रग-रग में बसी है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जितना उनसे भरकस प्रयास होगा वो उसमें लगे हुए हैं। अब तो कांग्रेस है या अन्य प्रकार के दल हैं, वो इस प्रकार का उनके तमाम प्रकार के बातों का आकलन करने का काम रहता है। मैं तो लेकिन निवेदन करूंगा, हमारे यहाँ पर भी हम सब ने
अनुप्रास अलंकार देखा है, सुना है कि सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, और सारंग झीमो जान के सारंग कर गए चोट। कभी एक सारंग को तमाम प्रकार से प्रदर्शित करता है, कभी वो ओट की उपमा देता है, कभी दीपक की उपमा देता है, कभी हवा की उपमा देता है। तो देखने वालों का दृष्टिकोण है, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के जीवट कार्यकर्ता है, रग रग में भाजपा उनकी बसी है, और कांग्रेस किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा करके उनकी निष्ठा पर अगर सवाल या प्रश्न खड़ा करना चाहती है तो वो कहीं नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि एक निष्ठ होकर के हम सब लोग कमल का फूल खिलाएंगे और आशुतोष तिवारी जी को दतिया से भारी बहुमत से जिताने वाले हैं। ठीक है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, यहां पर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, किससे ज्यादा चिंतित होना चाहिए, किससे ज्यादा परेशान होना चाहिए, अवधेश नायक जी को लेकर कांग्रेस को, या नरोत्तम मिश्रा जी को लेकर नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थकों को लेकर बीजेपी को? बहुत बारीक सवाल पूछ लिया मैंने आज आपसे। मैं सीधे जानना चाहता हूं सर, किसको ज्यादा चिंता में पड़ना चाहिए, किससे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? बगैर घुमाए अगर आप 2 मिनट का टाइम देंगे तो मैं स्पष्ट कर देता हूं। प्लीज सर। देखिए, एक अवधेश नायक, एक नरोत्तम मिश्रा, 2 किरदार 2 पॉलिटिकल पार्टीज के आपने बताए। इनमें यह देखा जाए कि जनता में असर नरोत्तम का ज्यादा है या जनता में असर अवधेश नायक का ज्यादा, पहली चीज तो बट नेचुरल नरोत्तम उसमें आगे जाते हैं। ठीक है। अगर नरोत्तम की नाराजगी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होगा, लेकिन जैसा उनका प्रेजेंटेशन हो रहा है या जैसा उनका मीडिया वाइट्स आ रहे हैं या मीडिया को जो वर्जन दे रहे हैं, उससे आता है कि वो शायद पार्टी के लिए काम करने की तरफ हैं। तो ये इंपैक्ट सबसे ज्यादा इलेक्शन पर अगर डालेगा तो नरोत्तम मिश्रा जैसा फिगर डाल सकता है। देखिए, अवधेश नायक उतने बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के पास नरोत्तम की टक्कर के नहीं है। भले ही अभी आपने उनका बयान भी सुना है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, मीडिया में कुछ भी चल रहा हो लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के फेवर की बात कही है। उन्होंने वो घनश्याम सिंह के प्रति अपना जो व्यवहार है, संबंध है, उसको भी स्पष्ट किया है। तो अगर वो अंदर खानों में कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो कांग्रेस को भी वहां बड़े नुकसान की मुझे बू आती नजर नहीं देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां अगर चुनाव लोकल दतिया और आउटर दतिया के बीच में फंसता है, जैसा कि माना जाता है, भले घनश्याम सिंह एक राजा हैं लेकिन उनकी जो पकड़ है वो जमीन पर, गरीब पर अधिक मानी जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रत्याशी जो कांग्रेस ने दिया है वो छांट कर दिया है। अगर आप लोकल में कभी वहां जाएंगे तो ये आपको खुद पता लग जाएगा। हाँ, एक जरूर है कि कांग्रेस का पिछले 15 साल में, भाजपा का वहां वोट बैंक तैयार हुआ है। भाजपा का विचार बड़ा है। अगर वो विचार पर वोट होता है तो संघ की पृष्ठभूमि से आशुतोष भी आता है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि आशुतोष के लिए वहां अगर वो बेस वोट है, भाजपा को चला जाता है, नरोत्तम का सपोर्ट मिल जाता है, तो भाजपा भी मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है। लेकिन टक्कर को देखा जाए तो मुझे लगता है कि वहां टक्कर बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़े मार्जिन से रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, एक मैं बार बार कह रहा हूं जी, जो थर्ड फ्रंट पर जो प्रत्याशी है, अगर वो किसी के वो बेस वोट पर सेंध मार देता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है रिजल्ट्स में। बहुत अच्छे से आपने समझाई सारी बात, और जाहिर सी बात है कि थर्ड पार्टी भी, हाँ, जब मार्जिन कम होता है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्शन किसी के लिए जीत हार का कारण बन सकता है। और क्या वो डिफ्लेक्शन जो है वो बीजेपी के फेवर में जा रहा है, कांग्रेस के, वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त सियासतदान जो बोल रहे हैं उस पर यकीन करना मुश्किल है, वक्त ये भी बताएगा, क्योंकि राजनेताओं का क्या रहा है कि जहां इकरार करना हो वहां इनकार करते हैं। सियासतदान हैं ये, इस कर्तव्य को बार बार करते हैं, ये बार बार कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। और यही बात डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी ने बहुत अच्छे से समझाई कि कुछ भी हो सकता है और दोनों ही पार्टियों को सचेत रहने की जरूरत है। बाकी जनता तो अपना मुस्तकबिल तय करने के लिए वोट करने ही जा रही है। बहुत शुक्रिया घनश्याम पिरोनिया जी, संतोष गौतम जी और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।